नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी दिगंत गद्य खंड का 9वां चैप्टर, जो प्रगीत और समाज। 9वां चैप्टर का नाम है प्रगीत और समाज। इसके लेखक हैं नामवर सिंह। इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग प्रगीत और समाज किस तरह से एक दूसरे के संगत हैं, इनको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, उनके काव्य का जो आदर्श था वो क्या था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य ही थे। मैं आपको बता दूं कि प्रबंध काव्य जो होता है एक बहुत विस्तृत काव्य होता है, जिसमें एक श्रृंखलाबद्ध कहानी होती है, श्रृंखलाबद्ध उसमें वर्णन किया जाता है। जैसे आप ले लीजिए रामचरितमानस को, तो ये रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, जिसमें श्रृंखलाबद्ध सभी कहानियाँ होती है और बहुत विस्तृत होती है। तो जो बहुत विस्तृत होता है, श्रृंखलाबद्ध कहानी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसी को बोलते हैं प्रबंध काव्य। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन एक पूर्ण दृश्य होता है। मानव जीवन जो होता है, उस मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। जैसे मान के चलिए हम रामचरितमानस की बात करें, तो उसमें भगवान श्री राम के जीवन का पूरा विवरण उसमें लिखा हुआ है। तो क्योंकि प्रबंध काव्य जो होता है उसमें मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। लेकिन कहता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, वो कहता है कि लेकिन आजकल कोई कविता, लंबी कविता को पढ़ना नहीं चाहते हैं। जैसे अगर कह दें कि चलो प्रबंध काव्य को पढ़ो, तो वो नहीं पढ़ पाएगा और या नहीं पढ़ना चाहेगा, क्योंकि आजकल के जो लोग होते हैं उन्हें लंबी कविता को पढ़ना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि किसी को पढ़ने की फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। वह सोचता है कि मैं छोटा से छोटा चीज़ को पढ़ लूँ और जान जाऊँ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काव्य का आदर्श था प्रबंध काव्य। इतना बात याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन को अगर समझा जाए तो लगेगा कि आपको दोनों जो वर्ड है वह सेम है, तो एक ही वर्ड क्यों नहीं लिख देना चाहिए। नहीं, वैसा बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कला, जो कला होता है, आर्ट होता है, ये कला अलग हो गया। फिर कहता है कला के लिए सिद्धांत क्या है। कला जो है, जो आर्ट है, तो वो कला के लिए क्या सिद्धांत देता है। तो कला के लिए क्या सिद्धांत देता है, मतलब कि जो कला हम लोगों के है, उस कला हमें वह कला क्या देता है, इसी चीज़ का वर्णन है। तो कला के लिए क्या सिद्धांत है। कहता है कला जो होता है वह कला के लिए सिद्धांत तात्पर्य है प्रगीत मुक्तकों का चलन। प्रगीत मुक्तक किसको बोलते हैं? जो छोटे छोटे गीत होते हैं, जो छोटे छोटे गीत होते हैं, जिन्हें गा करके सुनाया जाता है, तो उसी को बोलते हैं मुक्तक। तो प्रगीत मुक्तक का चलन अधिक होना और लंबी कविताओं को नकार देना। प्रगीत मुक्तक कहते हैं वैसे छोटी छोटी कविता जिन्हें गा करके सुनाया जाए, उसी को बोलते हैं प्रगीत मुक्तक। तो प्रगीत मुक्तक का चलन अधिक होना और लंबी कविताओं को नकार देना। तो जो लंबी लंबी कविता होता है उसको त्याग देता है, छोड़ देता है। तो यही है कला का सिद्धांत। तो कला के लिए सिद्धांत। अब प्रगीत मुक्तक भी एक कला है और लंबी कविता भी कला है, लेकिन प्रगीत मुक्तक का चलन अब क्या हो चुका है, बहुत अधिक बढ़ चुका है, लेकिन लंबी कविताओं को उसको नकार देता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे। कहता देखिए प्रगीत किसे कहते हैं, प्रगीत को क्या हम बोलते हैं। तो प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे।
तो प्रगीत का अर्थ एकांत संगीत, मतलब कि एकांत मतलब एक अंतिम में बैठ कर के गाने वाला एकांत संगीत या अकेले बैठकर गाया हुआ गीत माना जाता है। कहता है प्रगीत जो होता है वह अकेले में बैठकर गाने वाला एक गीत होता है और माना जा सकता है। ऐसा कहता है कि अकेले बैठकर गाया हुआ इस गीत को माना जा सकता है, जिसे हम लोग प्रगीत कहते हैं। तो प्रगीत के रूप में प्रायः वहाँ पर होता है प्रायः, प्रातः नहीं होता, क्या होता प्रायः। तो प्रगीत के रूप में प्रायः उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो बिल्कुल व्यक्तिगत और आत्मपरक है। जो व्यक्तिगत होता है, जो आत्मपरक होता है, जो आत्मा को संतुष्टि पहुंचाता है, उसी को बोलते हैं प्रगीत। हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है? हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का मुख्य स्थान है। हिंदी कविता का उदय गीत से हुआ। कहता हिंदी कविता का जो उदय है वह किससे हुआ है? गीत से हुआ है। और कबीरदास, सूरदास, मीरा, नौनक, रैदास आदि संतों ने प्रायः प्रगीत ही लिखा है। कहता है जो हिंदी कविता का जो उदय हुआ है वह किससे हुआ है? प्रगीत से हुआ है। यहाँ पर हो जाता प्रगीत। कहे कि कबीरदास, सूरदास, मीरा, नौनक, रैदास ये सब आदि बड़े बड़े संतों ने और प्राचीन काल के संतों ने इस प्रकार के प्रगीत ही लिखा था, जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ है। तो हम लोग जो सुनते हैं संतों की वाणी, भक्तों की वाणी, उस भक्तों की वाणी में इसी प्रगीत को सुना जाता है। पांचवा क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि हिंदी का आधुनिक कविता की क्या विशेषताएं हैं? तो कहता है हिंदी का आधुनिक कविता में संगीत भरा हुआ है। जो हिंदी की आधुनिक कविता है उस कविता में संगीत भरा हुआ रहता है। आधुनिक मतलब इस समय के कविता। तो हिंदी के जो आधुनिक कविता है उसमें संगीत भरा हुआ रहता है। और आधुनिक कविता बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। जो इस समय के कविता होते हैं वह बहुत ही क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, जिसे पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है, मन नहीं उबता है। छोटे छोटे कविता पढ़ने में समय भी बहुत कम लगते हैं। इसीलिए लोग या इसीलिए जो कविता को पढ़ते हैं वह छोटे छोटे कविता को पसंद करते हैं। त्रिलोचन और नागार्जुन की गीतों की विशेषताएं क्या? ये त्रिलोचन और नागार्जुन जो थे यह गीतकार थे, यह गीत गाते थे। तो त्रिलोचन और नागार्जुन की गीतों का विशेषताएं क्या है? पाठ के आधार पर बताइए। कहता है त्रिलोचन के प्रगीतों में जीवन, जगत और प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र मिलते हैं वे दूसरे जगह दुर्लभ हैं। कहता है जो त्रिलोचन के जो प्रगीत थे उसमें जीवन के बारे में, इस जगत संसार के बारे में, प्रकृति के बारे में बहुत सुंदर तरीके से, रंग बिरंगे तरीके से उसमें व्याख्या क्या है, जो दूसरे जगह कभी मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें वही नागार्जुन की, तो नागार्जुन की बहिर्मुखी आक्रामक कविता प्रतिभा के बीच आत्मपरक प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति के क्षण कम ही आते हैं। कहता है नागार्जुन जो थे उनकी जो आक्रामक कविता थी वह प्रतिभा के बीच आत्मपरक भी था, प्रगीतात्मक भी था और अभिव्यक्ति के तो क्षण बहुत ही कम आते थे। तो इस प्रकार हम आपको समझाए क्वेश्चन 6 नंबर तक। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।